करंट अफेयर की क्लास है और जनवरी का जो करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में टोटल 65 क्वेश्चन थे, 65 या 66 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, इसको हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, इसमें भी आपको 66 क्वेश्चन है। इस 66 क्वेश्चन को हम लोग 3 दिन में करेंगे, मतलब 22 क्वेश्चन को पर डे हम लोग करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने परफेक्शन आईएएस के थ्रू जनवरी से लेके, ठीक है, सितंबर तक के माह के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यू को चुना है। और इसके लेवल की बात करेंगे तो इसका लेवल यूपीएससी तक के लेवल के यहाँ पे आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेनली जो है यूपीएससी तक के ही, यूपीएससी के लेवल के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रक्सौल, परवानीपुर, कुसाहा, कटैया और न्यू नौतनवा महनिया भारत तथा बांग्लादेश के बीच हाल में उद्घाटन की गई 3 सीमा ट्रांसमिशन लाइनें हैं, ठीक है। और दूसरी की बात करेंगे तो बताना भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और उसके बाद नेपाल से लगती है, ठीक है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेश करने वाला स्रोत है, तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, तो ध्यान में रखेंगे। तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये तो आपका सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलती है। लेकिन पहला वाला आप देखोगे तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ तो लगती है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला उसके बाद जो हमारी सीमा जो लगती है वो चीन के साथ लगती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी सीमा सबके साथ किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। तो आपका ये भी कथन की बात करें गलत हो गया। रक्सौल, परवानीपुर, ठीक है, कुसाहा, कटैया, न्यू नथनवा, मनहैया भारत और बांग्लादेश के बीच हाल में उद्घाटन की गई 3 सीमा पर ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है, ठीक है। किसके साथ है, भारत और नेपाल के साथ है। किसके साथ है, तो भारत और नेपाल के साथ है। पहला वाला भी गलत हो गया। रक्सौल से तो आपको ध्यान में होना चाहिए, रक्सौल जो है भारत नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। यहीं पे रक्सौल के आसपास ही आपको सुगौली देखने को मिलेगा, जहां पे सुगौली की संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में 1815-16 के आसपास सुगौली की संधि आपको देखने को मिलती है। नेपाल आंगल युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सीमा चीन के साथ दूसरे नंबर पर लगती है, बांग्लादेश के साथ पहले नंबर पर लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ हमारी सीमा 3388 या 3488 के आसपास है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, जरूर सही रहेगी, ठीक है। इसका बोला कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, ठीक है। आई थिंक 3488 किलोमीटर है। एक बार जरा हमें करेक्ट कीजिएगा, ये सही है क्या। चीन के साथ हमारी सीमा कितनी है, 3488, एक बार देख के जरा करेक्ट कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत की अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति ब्लू हाइड्रोजन है, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके CO2 गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में उत्पादित की जाती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, ग्रीन हाउस, ठीक है, सॉरी, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को वित्त पोषित करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, जिसमें बोल रहा है भारत के अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति ब्लू हाइड्रोजन है, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके CO2 गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में उत्पादित की जाती है। इसको गलत लिया है, ठीक है। क्यों गलत लिया है, तो वर्तमान में भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल रिफाइनरियों और उर्वरक उत्पादन में उपयोग के लिए 6.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, ठीक है। अब भारत के अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन की आपूर्ति की बात करेंगे तो आपका ब्लू हाइड्रोजन नहीं होगा। कौन सा हाइड्रोजन है, तो ग्रे हाइड्रोजन है। कौन सी हाइड्रोजन है, तो ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान रखो कौन सी हाइड्रोजन है, तो ग्रे हाइड्रोजन है, ये आपको ध्यान में रखना है, न कि मतलब ब्लू हाइड्रोजन है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। अतः कथन एक की बात करेंगे सही नहीं है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो साइट के नाम से जाना जाता है, के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को वित्त पोषित करेगा, हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करेगा। तो ये आपका दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा नंबर आपके बिल्कुल सही। तो बोला कितने कथन सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए भारत की बात करेंगे तो भारत की अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ब्लू ना होकर क्या है, तो ग्रीन है, सॉरी ग्रे है। क्या है, तो ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन प्रयोग भारत ज्यादातर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट आ गया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 2023 के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इसको जरा हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, सूरत को दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। और उसके बाद बात करेंगे शहरी क्षेत्र की, बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे, स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। और तो यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2023 की आई है, उसमें सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या निकल कर आया है, ठीक है। इंदौर तो सही है, लेकिन साथ में सूरत दूसरा नंबर पे नहीं है, ठीक है। इंदौर और सूरत दोनों को दोनों की बात करेंगे तो दोनों के दोनों जो है पहले नंबर पे आए, ठीक है। मतलब इंदौर को पुरस्कार मिला है, लेकिन उसने पुरस्कार को साझा किसके साथ किया है, सूरत के साथ किया है। डेट मीन इंदौर और सूरत, ठीक है, इंदौर और सूरत दोनों को दोनों मतलब क्या है कि टॉप पे आए हैं, न कि मतलब सूरत जो है दूसरा नंबर पे है। शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र राज्यों के शीर्ष स्थान हासिल किया, तो ये भी आपको बात करेंगे सही है, ठीक है। अतः कथन की दो की बात करेंगे सही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपका सही। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद मत रखिए से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में, ठीक है, टॉप पे कौन सा आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल भी ना उम्मीद रहेगी। इसी तरह के क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट के तहत आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का प्रैक्टिस भी आप लोग कीजिए। तो पहला वाला गलत होने का रीजन क्या है, क्योंकि आप इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर तो ठीक है, लेकिन सूरत को दूसरा नंबर पे रखा गया, ऐसा नहीं। सूरत भी क्या है, तो सूरत भी इसने प्रथम स्थानीय मतलब क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बोल रहा है, तो बोल रहा है उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कितने कथन सही नहीं है, इसमें एक कथन कथन सही नहीं है, ठीक है, केवल एक कथन सही नहीं है, ठीक है। अब आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करनी है, ठीक है। तो चलिए विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा, ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन निकलता था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको महुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, महुआ, MOHUA। हालांकि इसमें जो वो जो होता है ना, छोटा सा होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यही स्वच्छ शहर का जो स्वच्छता रिपोर्ट जो होता है यही जारी करती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ASI की स्थापना की बात करेंगे 1861 में हुई थी। तो बिल्कुल ASI की स्थापना की बात करेंगे 1861 में हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंगम के दौरान की गई थी, बिल्कुल ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम महोदय को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं, ठीक है। यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1858 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी ऑप्शन जो है सो आपका सही है, ठीक है। ASI शिक्षा मंत्रालय के दायरे में काम करता है, तो ASI जो है शिक्षा मंत्रालय के दायरे में काम नहीं करता है, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान में, किस मंत्रालय के अधीन, सांस्कृतिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करता है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, गलत हो गया। एक बात आपको बता दूं, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ह्यूमन रिसोर्स नाम पहले कहते थे, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया, ठीक है। अभी जो इसके जो मिनिस्टर जो आज ही बने हैं, उनको धर्मेंद्र प्रधान जो पहले थे, उन्हीं को शिक्षा मंत्रालय दिया गया फिर से, ठीक है। तो बोला कितने कथन सही है, तो ध्यान में रखिएगा 2 कथन सही है, पहला दूसरा सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्वदेशी असोल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्रम, क्या नाम है, उग्रम नाम है। उग्रम क्या है, राइफल्स है, जो कि स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। उग्रम का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंसस राइफल को प्रतिस्थापित करेगा, तो बिल्कुल करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और बात के उग्रम को विकसित किसने किया है, तो उग्रम को विकसित करने का श्रेय जो जाता है DRDO को जाता है। किसको जाता है, DRDO ने उग्रम को विकसित किया, ठीक है। हमारे पास जो पहले जो पुरानी की राइफल तो इंसस राइफल है, उसको आप क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। अब इसका प्रयोग कौन करेंगे, तो सशस्त्र बल करेंगे, अर्धसैनिक बल करेंगे, राज्य पुलिस भी कर सकती है, सब करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसे सेना की जनरल स्टाफ, ठीक है, क्वालिटेटिव
ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, तो ये भी आपको सही है। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ए का दो दोनों की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अब आते छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से आशय स्टॉक बंद पत्र। ठीक है, स्टॉक बंद पत्र म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय हस्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थानों द्वारा किए गए निवेश से है। ठीक है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात करेंगे, से आशय स्टॉक बंद पत्र, म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय अस्तित्वों में विदेशी व्यक्ति, उनके निगम या फिर संस्थाओं के द्वारा किए गए निवेश से है। तो ध्यान में रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PFPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे और इसमें क्या आता है, दूसरा स्टेटमेंट इसका देखते हैं। FPI मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI जिसमें अल्पकालीन लाभ शामिल होता है, के विपरीत दीर्घकालीन लाभ के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पर्पस है। ठीक है, मतलब उद्देश्य है, मतलब निवेश है। मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए लग्जमबर्ग भारत में FPI के लिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो आप देख रहे थे, ये बिल्कुल ही सही था। ठीक है, अब क्या होता है ना, से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्था जो है नीचे की ओर जा रही है, तो इसमें बहुत सारा विदेशी व्यक्ति जो है भारत के, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, भारत के स्टॉक में, ठीक है, इन सब में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अमेरिकन भी कर सकते हैं, आप भी, आप चाहो तो अमेरिकन शेयर मार्केट में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या, इसमें विदेशी व्यक्ति भी इन्वेस्ट करती है, निगम भी इन्वेस्ट करती है और संस्था भी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। अब बोलोगे गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट करेगी, तो देखिए अमेरिका का बहुत सारा पैसा जो है भारत के स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है, और बात करेंगे इसका क्या नाम, कनाडा का भी बहुत सारा पैसा जो है भारत में लगा हुआ है। बोलोगे सर वो लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, देखिए तो वहां पे एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी जो, तो मान लो अमेरिकन सेना का पैसा बहुत सारा लगा हुआ है, उसका सेना का पेंशन लगा हुआ है, तो सेना का जो पेंशन जो मिलेगी, तो सेना का एक कुछ पैसा कट के उनका पेंशन फंड में जमा होता है, तो सरकार उस पेंशन फंड को अपने पास क्या करती है, उस पेंशन फंड को कई गुना देना पड़ता है, तो सरकार उसमें इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो वही अमेरिका का जो आर्मी का जो पेंशन फंड है, जो कि कुछ परसेंट, ज्यादा नहीं, 10-12% होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट है। अगर भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कनाडा का भी मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको FPI कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, FPI, जो कि इन्वेस्टमेंट करती है विदेशी सरकार, व्यक्ति भी करती है, संस्था भी करती है, निगम भी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या था, FPI मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जिसमें अल्पकालीन लाभ शामिल होता है, के विपरीत दीर्घकालीन लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है, तो ये निवेश मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जिसमें आस्तियों का दीर्घकालीन स्वामित्व शामिल होता है, के विपरीत अल्पकालीन लाभ और पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। अब बोलो इसमें दीर्घकालीन लाभ नहीं होता, अल्पकालीन लाभ होता है। जैसे मान लो कनाडा के साथ हमारा देशन संबंध हो गया, तो हम लोग को डर लग रहा था, तो कनाडा अगर पैसा अगर निकाल लेता है सडन, उतना बड़ा राशि अगर अपना फंड से अगर निकाल लेगा, तो इसका नुकसान हमको देखने को मिलता है, क्योंकि सीधे पोर्टफोलियो से बहुत बड़ा पैसा जाना, स्टॉक एक्सचेंज गिर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें संभावना होती है। इसमें मान लीजिए से कनाडा में 100 रुपया, मान लीजिए वो कनाडा का कोई कर्मचारी का कोई ग्रुप है, मान लीजिए वहां का रेलवे कर्मचारी होगा, आर्मी होगा, कुछ भी होगा, डजेंट मैटर। ठीक है, तो उनका पेंशन का एक फंड होता है, उसको क्या करती है कनेडियन गवर्नमेंट, विभिन्न देशों में इन्वेस्ट कर देती है। चाइना में कर दे, भारत में कर दे, अमेरिका में कर दे, जापान में कर दे, इटली में कर दे, फ्रांस में कर दे। ठीक है, उसने 7 देश को चुना और वहां का मतलब 140 रुपया का इन्वेस्ट किया। ठीक है, 7 देश में। ठीक है, इस 7 देश में इन्वेस्ट करके 20 रुपया भारत में डाल दिया, 20 रुपया अमेरिका में डाल दिया, 20 रुपया चीन में डाल दिया, 20 रुपया इटली में डाल दिया, 20 रुपया फ्रांस में डाल दिया, 20 रुपया और कहीं भी डाल दिया। तो क्या हुआ, मान लीजिए अमेरिका में लॉस लग रहा था, भारत में प्रॉफिट हो रहा है, इटली में लॉस हो रहा था, जापान में प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन से उनका पेंशन फंड सुरक्षित भी रहेगा और पेंशन फंड उनका बढ़ेगा भी, ताकि बाद में जाके जब वो अपने कर्मचारी को जो पैसा दे, तो उससे मतलब क्या हो, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होगा, बर्डन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पैसा को इन्वेस्ट करके उनके पैसा को कई गुना गवर्नमेंट बना के रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लेकर होता है। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को लगे से आगे जो सरकार आने वाली है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, तो सारा पैसा को सडन निकाल लेगी, क्या करेगी, भारत से सारा 20 रुपया भारत में इन्वेस्ट कर 20 रुपया निकाल के इसको तुरंत अमेरिका में शिफ्ट कर देगी। उसको लगा अमेरिकन मार्केट खराब हो सकता है, चाइनीज बहुत आगे जाने वाले हैं,
अमेरिका में मान लो मतलब वहां पे मतलब क्या आने वाला, वहां पे मतलब मंदी आने वाला, तो वहां का सारा पैसा तुरंत निकाल के क्या करेगी, इटली में डाल देगी, ठीक है। इस प्रकार से काम करती है। डेट मीन्स ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, ना कि मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। इसको समझ में, इस पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा था, तो इसके एक बार मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। तीसरा वाला की बात करेंगे, मॉरिशस को पीछे छोड़ लग्जमबर्ग भारत में, ठीक है, एफपीआई के मामले में तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो आपका पहला वाला कथन की बात करेंगे वो भी सही था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, मतलब केवल 2 कथन सही है, ठीक है। कितने कथन सही, मतलब 2 कथन सही, मतलब 2 नंबर सही नहीं है, टोटल 2 स्टेटमेंट सही है, सो पूछ रहा है। अब आते भील जनजाति, काफी चर्चा में था भील जनजाति, ठीक है। अब बात करें भील जनजाति के संदर्भ में, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, जरा इसको समझिएगा। ये ओडिशा के सबसे बड़े जनजाति समूह है, तो गलत हो गया। भील कहाँ का जनजाति समूह सबसे बड़ा है, तो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे ये, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जनजाति समूह है भील, ठीक है। कहाँ पे मिलते हुए ध्यान में रखिएगा, मुख्यतः छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें, इनका नाम जो है ना, इनका भील जनजाति का पूछा नाम किससे लिया गया, इनका नाम बिल्लू से लिया गया, क्या बिल्लू से लिया गया है। अब दूसरा स्टेट में, ये उत्कृष्ट धनुधर होने के साथ साथ एक कुशल मूर्तिकार भी होते हैं, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। ये धनुधर तो होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से धनुष धनुष चलाने में और गुरिल्ला युद्ध में क्या थे, परंपरागत होते हैं, और साथ में आप देखोगे मतलब कुशल मूर्तिकार भी होते हैं, ठीक है। जब महाराणा प्रताप की सेना जब लड़ रही थी, तो भीलों ने महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे, ठीक है। भील जो थे महाराणा प्रताप के, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें भील जो थे, भील आदि पूछा जाता है किस आदिवासी समुदाय ने, किस जनजाति समुदाय ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, तो वो भील थे, ठीक है। तो इसका बात करेंगे, केवल आपका 2 कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि उड़ीसा में भील आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुख्यतः, महाराष्ट्र में भी है, वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क के 3 घटक, प्राथमिक घटक होते हैं, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जिसको हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, एक होता है अनुमस्तिष्क होता है, एक होता है मस्तिष्क स्तंभ होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है, जो दाएं तथा बाएं गोलार्धों से मिलकर बना है। तो उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही है, ठीक है, बताना है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा। तो पहला कथन की बात करेंगे, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क के 3 प्राथमिक घटक होते हैं, एक होता है सेरिब्रम होता है, एक होता है अनुमस्तिष्क होता है, एक होता है क्या होता है, ध्यान रखेंगे, एक क्या होता है मस्तिष्क स्तंभ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें मस्तिष्क के 3 भाग जो है सो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क की बात करेंगे, वो जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। मस्तिष्क भाग परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, क्या बोला, सेरिबोलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। कि प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। अनुमस्तिष्क को क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके क्या बोलते हैं, इसको सेरिबेलम। इसमें क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रमस्तिष्क दे रखा है। आप चलते हैं, अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो दाएं तथा बाएं गोलार्धों से मिलकर बना। तो क्या क्या लग रहा है, सही है क्या, तो ये भी गलत है। इसमें अनुमस्तिष्क सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा परमस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रम बोलते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही कौन है, तो केवल आपका एक स्टेटमेंट ही सही है और पहला वाला ही सही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा कि 3 घटक होते हैं, प्रमस्तिष्क जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। क्या बोला जाता है, सेरिबेलम कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, मस्तिष्क स्तंभ होता है, ठीक है। आप चलेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। बात करेंगे, यह योजना लक्ष्य एवं सहायता समूहों में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करता है और उन्हें अपने समुदायों के में, ठीक है, सूक्ष्म उद्यमी बनने की भी सहायता करता है। अधिकतम 4 बच्चे वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति परिवार इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना लक्ष्य एवं सहायता समूह में भाग लेने वाले ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करता है, उन्हें 1 लाख प्रति सदस्य। हाँ, आसाम का है क्या ये,
किस स्टेट का है? हाँ, इसको दिया तो नहीं है, मतलब से किस राज्य का, देखता हूँ सोल्यूशन में बताता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उन्हें 1 लाख प्रति सदस्य प्रति वर्ष से लक्ष्य आय वाले सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा वाला की बात करेंगे, योजना के लिए आहारता प्राप्त करने वाले हेतु बच्चों की संख्या के संबंधित सीमाएं की बात करेंगे, तो ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी इस योजना में जो लाभ मिलेगा ना, अगर महिला समुदाय अगर ओबीसी से आते हैं तो उनको मैक्सिमम बच्चे 3 होने चाहिए, ठीक है। अगर वो एसटी और एससी से अगर आते हैं तो उनके बच्चे कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो समझ गए। तो यहाँ पे बात करेंगे जो एससी एसटी के जो बच्चे जो हैं उनके 4 होने चाहिए, या ओबीसी से आते उनके बच्चे क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि योजना कहाँ का, आप गूगल करके देख लीजिए। योजना MMUA, ठीक है, MMUA आई थिंक सारे राज्यों में काम करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा, चेक कर लीजिए किस राज्य का है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिया है किस राज्य का है, ठीक है। अब आते हैं कौन सा सही, तो एक का दो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए देखिए यहाँ से इसको करने से अच्छा क्या हो रहा है ना, तो हमारा लगभग जीके के क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी अच्छा हो रहा है, असम ठीक का है। है सर। असम का है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखिए, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, ठीक है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ की बात करेंगे तो 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया, ठीक है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश उन्होंने दिया था। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखें तो भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने एकात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलिस सुधारों की सिफारिशें की है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करेंगे सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन की बात करेंगे, क्योंकि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था। और दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से लेकर 1981 ने कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलिस सुधारों की सिफारिश भी की थी, तो ये भी आपको सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो है एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं करती है, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा आंसर क्या होगा, इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, जरा इसको समझिएगा, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, ठीक है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक ट्रोलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रोल संग्रह NETC कार्यक्रम बनाया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से जिसमें टैग एवं रीडर क्या है, शामिल है, ठीक है। तो ये सही है। अब बात करेंगे दूसरा वाला के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रीडर की बात करेंगे। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक ट्रोलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रोल संग्रह के साथ कार्यक्रम बनाया है, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, NPCI ने, न कि मतलब रिजर्व बैंक ने, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नहीं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये NECT के साथ कौन किया है, तो NPCI ने किया है, न कि मतलब RBI ने किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका दूसरा नंबर गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, तो केवल सही, ठीक है। NPCI की बात करेंगे तो यूपीआई की पेरेंट कंपनी है, यूपीआई को भी इन्हें ने ही लॉन्च किया है। जितना भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो सबको रेगुलेट करने का काम जो होता है NPCI का होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न की बात करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विनिमय, ठीक है, ध्यान रखिए, यह विनिमय रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर लोगों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ना आसान बनाता है। लोगों को, ठीक है, एनपीएस से जुड़ने में मदद करने के लिए केवल बैंक ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। बताना है पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ध्यान में रखिएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको
जिसको बोला जाता है PFRDA, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनिमय 2023 को अधिसूचित किया है, ठीक है। बिल्कुल, यह विनिमय पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को शामिल को और भी सरल बनाता है, इसलिए सही है। लोगों को एनपीएस में शामिल होने में मदद करने के लिए बैंक और गैर बैंक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैंक के अलावा गैर बैंक भी कर सकते हैं, इसीलिए आपका ध्यान में रखेंगे गलत है, क्योंकि इसमें केवल कौन दिया है, तो केवल बैंक ही दिया है। इसमें बैंक के अलावा कौन आते हैं, तो गैर बैंक भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विभिन्न आवश्यकताओं के विपरीत लोग आप केवल एक एनपीएस रजिस्ट्रीकरण और एक ही शाखा के साथ व्यापक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अतः कथन 3 की बात करेंगे तो कथन 3 जो है, तो आपका कथन 3 यहाँ पे वो भी सही है, ठीक है। रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में विभिन्न आवश्यकताओं के विपरीत लोग अब केवल एक एनपीएस रजिस्ट्रीकरण और एक ही शाखा के साथ व्यापक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो क्या आप उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत है। अब आते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यह सांडों को बस में करने के लिए खेल है, जो कि तमिलनाडु में पोंगल उत्सव में भाग में प्रचलित है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सांडों के बस में करने के लिए खेल खेला जाता है तमिलनाडु में, जो कि पोंगल के उत्सव पे होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कथन 2 की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत ये है, ये प्रश्न सही भी है गलत भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य पशु अधिकार समूहों की एक याचिका के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के आधार पर 2014 में जल्लीकट्टू पे प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगा दिया था, 2014 में जल्लीकट्टू पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। हालांकि 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया, जिसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या होगा, हिंसा शुरू हो गया। तमिलनाडु को लोग जो थे मतलब धरना प्रदर्शन करने लगे, उनके आधार पे उनके गवर्नमेंट जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो उसके सांस्कृतिक और उनके सामाजिक गतिविधि में हस्तक्षेप कर रही थी। तो इसलिए तमिलनाडु में 2017 में एक अध्यादेश पारित किया गया तमिलनाडु के वहां का विधानसभा के द्वारा, और इसको बोला गया नहीं, जल्लीकट्टू जो भी जो उनका जो अपना जो परंपरा है उसको वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब क्या रखा, अध्यादेश को मतलब क्या रखा, बरकरार रखा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर ठीक है, हम तुम्हारी बातों को मानते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आप देखेंगे इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो बिल्कुल जल्लीकट्टू का संदर्भ तमिल साहित्य के 5 महान काव्यों की बात के शिल्पाधिकारम, जो संगम काल में 300 ईसा पूर्व के आसपास आपको लिखा हुआ था, उसमें शिल्पाधिकारम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बोला नीचे देखे कूट का सही प्रयोग कीजिए, तो बोल रहा है इसमें कितने कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखें पहला और दूसरा तो आपको सही है। दैट मीन 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे, एक और तीसरा की बात करेंगे, केवल 2 आपको सही आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ से संबंध नहीं है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ चर्चा में है, उससे प्रश्न पूछा गया, जरा इसको समझिए। अब बात करेंगे हिमालय में बृहद स्तर पर हिमपात की बात करेंगे, तो ये सही है आपका, ठीक है। हिमालय में बृहद स्तर पर हिमपात होता है, बिल्कुल सही है। मैदानी इलाकों में बारिश और आंधी आती है, ये भी सही है। मैदानी इलाकों में वो भी सही है। समग्र उत्तर भारत विशेषकर रात में तापमान में तेजी से गिरावट होती है, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, ये वाला गलत है, ठीक है। सही नहीं है, तो कौन सा नहीं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, ये गलत है। पश्चिमी विक्षोभ अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम हिस्सों में अचानक शीतकालीन वृष्टि और हिमपात लाते हैं। ये पश्चिमी पवनों द्वारा संचालित होते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब नहीं बनाते हैं, तो आपका डी गलत हो गया, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन को, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार के लिए लोक सेवकों पर जुर्माना और प्रावधान करता है, किंतु इसका संबंध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात या छल से संबंधित अपराध भी शामिल है। तो बताना है इसमें, और देखेंगे तो बिल्कुल ये आपका पहला स्टेटमेंट तो बात करेंगे, ठीक है। प्रिवेंटेशन ऑफ, ठीक है, करप्शन एक गलत है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए
ठीक है, लोक सेवकों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी दंड का प्रावधान है। तो पब्लिक के लोक सेवक की बात करेंगे तो पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ जो भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं उस पर भी काम करेगा, न कि केवल पब्लिक सर्वेंट पे। तो ये तो आपका गलत हो गया। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका जो है कंपनी अधिनियम 2013 2013 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा हाँ धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया गया, जिसके आपराधिक विश्वासघात तथा छल से संबंधित अपराध भी शामिल है। तो ये गलत है। कंपनी अधिनियम 2013 कारपोरेट प्रशासन और कारपोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायता प्रदान करते धोखाधड़ी शब्द का व्यापक परिभाषा, जिसमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दंडिक अपराध माना गया, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, अतः कथन 2 जो है सही नहीं है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होना चाहिए। हाँ, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया गया है। तो कंपनी अधिनियम में नहीं है, भारतीय दंड संहिता के तथ्यावधान में इन सारी बातों को कहा गया है। ठीक है, तो आपके दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत हो गया, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है? कंपनी अधिनियम 2013 जो है तो कारपोरेट और ठीक है, कारपोरेट और प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है, कारपोरेट प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। इसमें भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायता प्रदान करता है। धोखाधड़ी शब्द का एक व्यापक परिभाषा दिया गया है, और इसमें मतलब इसके लिए क्या माना गया? इसके लिए मतलब एक ऑफेंस माना गया, क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, और ये जो विश्वासघात और छल जो है, ये मतलब कि आईपीसी की बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 में आपको ये शब्द शामिल है। ठीक है, तो इसका क्या, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी सही नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब आता है, देखेंगे, लवणीय जल का मगरमच्छ। लवणीय जल का मगरमच्छ सबसे विशाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरीसृप है। भितरकनिका और सुंदरबन दोनों लवणीय जल का मगरमच्छों के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लवणीय मगरमच्छ सभी प्रकार के मगरमच्छों में सबसे विशाल है, दुनिया में सबसे बड़ा सरीसृप है, दूसरा नहीं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप कौन है? तो लवणीय मगरमच्छ है। ठीक है, लवणीय जल में मगरमच्छ पूर्वी भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागरों में उष्णकटिबंधीय से उष्ण समशीतोष्ण अक्षांश में आपको ये देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद भितरकनिका की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। दोनों क्षेत्र लवणीय जल मगरमच्छ के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसमें तीसरा क्षेत्र कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कथन 2 की बात करेंगे तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट आपका सही है। पहला अब यहाँ पे देखेंगे, सेकंड नंबर होगा नील मगरमच्छ अफ्रीका का, और दूसरा वाला में क्या होगा नहीं पता, लेकिन भारत में जो लवणीय मगरमच्छ जो पाया जाता है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है। ठीक है, इसमें दूसरा दिया है वही गलत है, ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए गलत है ये। ठीक है, और दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा कौन है तो नहीं पता है, देख लीजिएगा क्या होगा। अब चलेंगे, प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा की बात करेंगे, सभी छोटे बंदरगाह भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत शामिल है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास स्वामित्व का प्रबंधन है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला वाला तो सही, न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, बिल्कुल ठीक है। भारत में बात करेंगे तो भारत देश में, ठीक है, टोटल देश में 12 प्रमुख बंदरगाह है। कितने हैं? 12 प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, 200 की बात करेंगे गैर प्रमुख बंदरगाह है, मतलब छोटे बंदरगाह है। ठीक है, 200 की बात करेंगे छोटे बंदरगाह। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, टोटल बंदरगाह कितने हैं, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे होती है। 12 प्रमुख है। ठीक है, 12 प्रमुख बंदरगाह में नाम सुन लीजिए। इसमें कौन है? प्रमुख बंदरगाह में दीनदयाल, जो कि कंडाला में आपको पड़ता है। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो भी है। मारमगांव वाला भी है। ठीक है, न्यू मैंगलोर भी है, कोच्चि भी है, चेन्नई भी है। ठीक है, कामराज, ठीक है, कामराज जिसको पहले इंदौर के नाम से जानते थे। बीओ चिदम्बरनार भी है, विशाखापट्टनम भी है, पारादीप भी है और कोलकाता भी है। ठीक है, इसमें नदी वाला एक ही है, केवल कोलकाता वाला जो है वो नदी पे है। ठीक है, हल्दिया सहित, कोलकाता हल्दिया सहित, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी छोटे बंदरगाह भारतीय बात करेंगे तो सभी छोटे बंदरगाह, ठीक है, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत शामिल है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर इसका स्वामित्व का प्रबंधन है। तो ये आपका गलत है। सभी छोटे बंदरगाह, ठीक है, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के
तो हाँ स्वामित्व, राज्य सरकार पे स्वामित्व का प्रबंधन है, ठीक है, मतलब इसका स्वामित्व का प्रबंधन किसके पास है, भारत सरकार के पास नहीं है, इसमें राज्य और केंद्र सरकार नहीं, केवल केवल क्या हो जाएगा, तो केवल मतलब राज्य सरकार होगा, ठीक है, तो ये आपका गलत है, मतलब छोटे 200 बंदरगाह है उसका प्रशासन की जिम्मेवारी किनका है, स्वामित्व का जिम्मेवारी किनका है, तो आपको ध्यान में रखना है किनका है, तो स्टेट गवर्नमेंट की है, किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, तो आपका पहला सही है, आपका दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत हो गया, केवल आपका पहला ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पहला स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हो, सही है, तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहला स्टेटमेंट कौन है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 18 का बात करेंगे, तो मिशन की समय सीमा 2023 से 2031 तक निर्धारित की गई है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का समय सीमा जो है 2023 से लेकर 2031 तक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये गलत है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, इसे कौन सा है, तो विज्ञान एवं, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा, ठीक है, तो बिल्कुल तीसरा भी स्टेटमेंट सही, भारत ज्यादातर चीजों में 7वें नंबर पे ही आता है, ठीक है, तो भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा, तो बिल्कुल सही, तो बोला कि कौन सा कथन सही, तो 1 और 3 सही है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को एक बड़ी प्रतियोगिता भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन टूर्नामेंट घास पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन और विंबलडन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन की बात करेंगे तो किस पे होता है, ये हार्ड पे, ठीक है, क्या होता है, हार्ड, ठीक है, ध्यान रखिए, हार्ड कोर्ट पे ये खेले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंच टूर्नामेंट की बात करेंगे, तो फ्रेंच टूर्नामेंट जो होता है ये आपको मिट्टी पे खोला जाता है, किस पे खेलते हैं, मिट्टी पे खोलते हैं, ठीक है। अब विंबलडन की बात करेंगे, विंबलडन जो होता है ये अपना घास पे खेलते हैं, किस पे खेलते हैं, कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है, घास पे खेलते हैं, ठीक है। राजकुमार रामनाथन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में एक काजाख्स्तान के खिलाड़ी को हराया और वर्ष 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, क्योंकि राजकुमार रामनाथन नहीं होंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के शुरुआती दौर में काजाख्स्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर सुमित नागल, कौन थे इसमें, तो सुमित नागल, ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है इनका, तो सुमित नागल, ठीक है, क्या नाम है, तो सुमित नागल की बात करेंगे, तो सुमित नागल ने वर्ष 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर, ठीक है, ध्यान रखें, पहले भारतीय बन गए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन में पैट बिलेंडर पर रमेश कृष्णन की भी जीत हुई, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सुमित नागल होगा, तो दोनों को दोनों ऑप्शन हो गया, तो कितने कथन सही, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, जो कि मतलब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को एक बड़ा प्रतियोगिता भी कहा जाता है, यही सही है, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों में फिर से विचार कर, द्वारका, जोठीमठ, श्रृंगेरी, ठीक है, उपायुक्त में से कितने मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने किया था, ठीक है, तो सभी के सभी 3 मठ, ठीक है, एक्चुअली में 4 मठ थे। आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, तो शंकराचार्य शंकर के मार्ग के शिक्षक एक धार्मिक उपाधि है, जिसका उपयोग 4 मठों या पीठों के प्रमुखों के द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इन्हें आदि शंकराचार्य ने लगभग 788 से, ठीक है, 788 से लेकर 820 ईस्वी तक मतलब क्या किया, तो इनका मतलब स्थापित किया गया, ठीक है। तो 4 मठ में कौन कौन मठ है, तो यहाँ पे 3 का मठ तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 मठ जो है इसको ध्यान रखिए। द्वारका की बात करेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको गुजरात में, या आपको वेस्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पे पश्चिम में। जोशीमठ की बात करेंगे तो आपको नॉर्थ में मिलेगा, उत्तर में आपको मिलेगा, ये आपको उत्तराखंड राज्य में है। और वो श्रृंगेरी की बात करेंगे आपको ईस्ट में मिलेगा, ठीक है, पूरब में मिलेगा, आपको कहाँ पे श्रृंगेरी, सॉरी साउथ में मिलेगा, साउथ में मिलेगा, श्रृंगेरी कहाँ पे मिलेगा, साउथ में मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक में, दक्षिण में है। अब अंतिम में जो बच जाता है वो हमारा क्या, पुरी है, ठीक है, पुरी है, तो पुरी हमारा कहाँ पे है, तो पूरी आपको ईस्ट में मिलेगा, ठीक है, तो चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठ को स्थापित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
द्वारका में, जोशीमठ में, श्रृंगेरी में, पुरी में। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसके सही है। चौथा मठ की बात करेंगे वो भी होता था और अच्छा होता, लेकिन 3 ही दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्जेंटीना और चिली के साथ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा? बहुत सुंदर प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। लिथियम को लेकर सरकार बहुत सीरियस है। आपको बीपीएससी में ये प्रश्न आपको हूबहू आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लिख लीजिए कॉपी में, अगर बीबीसी बोल रहा हूँ, ठीक है। बीपीएससी में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और अगर कॉपी खुला हुआ तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, क्योंकि भारत जो है सो मतलब पेरू में, ठीक है, ध्यान रखिए, पेरू की बात करेंगे। पेरू बोल रहा हूँ, कहाँ पे खरीदने वाली भारत? पेरू के आसपास भी कुछ खरीदने वाली है भारत, ठीक है। देखिए, हाँ, पेरू में भी लिथियम मिलता है, लेकिन लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। पेरू में भारत कुछ एक लिथियम का मतलब एक क्षेत्र खरीदी है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 21 का जो आंसर जो है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा देश अर्जेंटीना और चिली के साथ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा? तो बोलिविया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बोलिविया, ठीक है। आप देखेंगे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काबिल। कितना अच्छा नाम है, नहीं? गाना याद आ गया मुझे। क्या बोला जाता है? खनिज विदेश, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉकों की खोज एवं विकास के लिए अर्जेंटीना के स्वामित्व वाली, ठीक है, कैमिन के साथ एक समझौता किया गया है। चिली और बोलिविया और अर्जेंटीना विश्व के लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है। कौन कौन देश है लिथियम त्रिकोण में? कौन कौन आएंगे? याद कीजिए, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ध्यान में क्या रखना है? एबीसी याद रखना है। क्या याद रखना है? ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर मतलब क्या रखना है? बोलिविया, और सी फॉर मतलब क्या रखना है? चिली, ठीक है। तो एबीसी वाले जो देश जो है सो मतलब क्या बना? लिथियम त्रिकोण बनाते हैं, ठीक है। तीनों देशों के पास पूरे विश्व का कुल लिथियम संसाधनों का लगभग 50% से अधिक है, ठीक है। मोर देन कितना? तो 50% से अधिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अर्जेंटीना के पास विश्व का दूसरे सबसे बड़ा लिथियम संसाधन संपन्न होता है, तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार धारक तथा चौथा सबसे बड़ा लिथियम धारक उत्पादक होने का मतलब इनके पास गौरव है, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा मिले, अर्जेंटीना दूसरा, चिली तीसरा, और बोलिविया चौथा नंबर पे आता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 22 क्वेश्चन हम लोग प्रतिदिन इसमें से करते हैं, और 3 दिन के अंतर्गत मतलब 6 दिन में हम लोग 1 महीना को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 6 दिन के अंदर में जनवरी समाप्त होगा, 6 दिन में फरवरी भी होगा। हम लोग पीछे से रिवीजन भी करते जाएंगे, ठीक है। आगे तो हम लोग डिटेल्स में रात की क्लास में हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। गंगा सागर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के दौरान लगता है, ये भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला तो भाई साहब ये नहीं हो सकता। भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला तो कौन सा है? कुंभ मेला है। कौन सा मेला है? कुंभ मेला। लेकिन मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है, और ध्यान रखिएगा ये आपको पश्चिम बंगाल में लगता है। ये वार्षिक तीर्थ मेला गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पे सागर द्वीप पे आयोजित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। गंगा नदी आखिरी रूप में हुगली का रूप धारण करके पश्चिम बंगाल में जाती है, वहां पे किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया गया। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे दिया है। सॉरी, राज्य सरकार, ठीक है, ध्यान रखिए, राज्य सरकार होगा, ठीक है। राज्य सरकार ने दिया है, और इसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है इसे मांग रही है, भाई साहब इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे दो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। दूसरा वाला आपको सही है, पहला वाला भी गलत है कि भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला नहीं, कि भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला कुंभ मेला है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बोलना कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है, ठीक है। तो आपका जो था इसका 22 का प्रश्न जो था, हम लोगों ने 22 प्रश्न किया, कल 22 प्रश्न रहेगा, फिर परसों 22 प्रश्न रहेगा। तो 23 नंबर से लेकर 44 नंबर तक, ठीक है, 23 to 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग कल पर कराओगे, फिर हम लोग कल इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे आपकी करंट अफेयर्स काफी ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान